हेलो, नमस्कार। मैं श्री मनीष कोठारी सबका स्वागत करता हूँ। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का यूनिट 3 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स उसके ऊपर बात। ये वैसे बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा लेंथी कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए इसमें जितनी भी एक्सरसाइज दी है वो हम साथ में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Accounting aims in ascertaining and presenting the result of the business for an accounting period. तो सबसे पहली बात क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। साथ में अल्टीमेट एम ऑफ द अकाउंटिंग क्या है कि बिजनेस का रिजल्ट्स को वो देख सके और एक फाइनेंशियल पोजीशन पर हम कर सके। For ascertaining the periodical business result, the nature of transaction should be analyzed whether they are of capital or revenue nature. तो यहाँ पर अब हम जो ट्रांजेक्शन है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। तो यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे कि ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है, या कैपिटल नेचर क्या है या रेवेन्यू नेचर। अब दोनों के बीच में फर्क क्या है वो इस यूनिट में समझना है। द डिस्टिंक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन The distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account or in a balance sheet. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है कि हम क्यों करते हैं ये ट्रांजेक्शन को डिफाइन, कौन सा कैपिटल का है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन हो गए वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट, जबकि कैपिटल नेचर के हो गए वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो। इट इज द टाइम फैक्टर which is the main determinant for transferring the expenditure to profit and loss account. तो टाइम फैक्टर जो है, मान लीजिए कि 1 साल से ज्यादा कोई अगर खर्चा है तो उसको ये देखा जाएगा कि इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस, और अगर ये कोई एसेट क्रिएट करता है जिसकी एज जो है वो 1 साल से ज्यादा है तो उसे हम कैपिटल एसेट्स के तौर पर क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसको हम और समझते हैं। यहाँ पर हम इस पूरे यूनिट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को देखेंगे, साथ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स which are obtained in the course of the normal trading operation are revenue receipts. तो रेवेन्यू का मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि ट्रेडिंग साइकिल के दौरान जो भी नॉर्मल कोर्स है उसमें जो भी रिसिप्ट आएगा उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। मैं आपको एक फर्नीचर के एग्जांपल से आपको ये समझा। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उन्होंने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर मंगाया है जो कि पर्सनल स्टाफ का यूज के लिए है। तो ये जो फर्नीचर होगा उसे हम कैपिटल एसेट्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अगर कोई फर्नीचर के बिजनेस कर रहा है और खुद फर्नीचर लेकर बेच रहा है तो ये जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्लासिफाई होगा। तो रेवेन्यू का मतलब है कि जो ट्रेडिंग साइकिल में यानी कि परचेज एंड सेल्स में जो भी हेल्पफुल होगा दैट विल बी रिलेटेड विद द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑन द सिमिलर लाइन, एन आइटम ऑफ द एक्सपेंडिचर whose benefits expire within the year, मतलब कि 1 साल के अंदर जिसका उपयोग हो जाता है, और एक्सपेंडिचर which merely seeks to maintain the business or keep assets in good condition। तो भाई अगर आप छोटे मोटे खर्चे करते हो कि जो एसेट को गुड कंडीशन में रखे तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो क्लासिफाई हो। उदाहरण की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा? सेल्स ऑफ द गुड्स। सेल्स ऑफ द गुड्स जो है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस, बहुत सारे एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू नेचर के हो। अब जिस तरह से रेवेन्यू है उसी तरह से हम कैपिटल की बात करते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
कहाँ पर आपको इसका अकाउंटिंग होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। Receipts which are not revenue in nature is capital receipt. This is one of the best definition कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट। मतलब कि जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग साइकिल के साथ रिलेटेड नहीं है। आपके पास फर्नीचर था बिजनेस का, आप यूज कर रहे थे ऑफिस में, वो फर्नीचर आपने बेचा और 50,000 रुपया आया, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहें। इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल। सो एग्जाम्पल इज सेल्स ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Expenditure which results in the acquisition of an asset, either tangible or intangible. Tangible assets का मतलब है which can be touched, which can be seen. Intangible assets भी होती है, जैसे कि कोई आपने पेटेंट परचेस किया, कॉपीराइट परचेस किया, तो उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो वो जो होती है उसके ऊपर भी आप अगर खर्चा करते हो और एसेट्स एक्वायर करते हो तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, which can be later sold and converted into cash, or which results in an increase in the earning capacity of the business, or which affords some other advantage to the firm. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि जो चीज बिजनेस में आगे जाके प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा, तो कोई मशीनरी है अगर उसकी लाइफ बढ़ा सके ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हो, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्लासिफाई करें। व्हाट आर द एग्जांपल्स? परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के उदाहरण। So we have classified four things: revenue receipts, revenue expenditure. Revenue receipt is related with the trading cycle or trading operation. Revenue expenditure which are related with the trading, और बीच जो मेन हमारा बिजनेस होता है उसके संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स, simple definition: receipts which are not revenue into the nature of the capital। साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स, फर्नीचर लिया एसेट बढ़ी, रॉ मटेरियल लिया एसेट बढ़ी, साथ में आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो बैंक में एसेट बढ़ेगा, कहीं पर आप डिपॉजिट देते हो एसेट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ हमें जो एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस आधार पर पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड गिव एग्जांपल हाउ दिस रिसिप्ट्स ट्रीटेड इनटू द बुक कीपिंग, और हमारे अकाउंट्स में किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हो। Receipts which are obtained in course of normal business activity are receipts. For example, receipts from the sales of the goods or service, interest, income, etc. ये सारी चीजें क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट should not be equated with the actual cash receipt. This is very much important. मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स सोल्ड किया है तो वो आपका रेवेन्यू है। अगर आपने क्रेडिट पर दिया है, एक्चुअल कैश अभी मिला नहीं है, वो 2-3 महीने या 6-8 महीने के बाद मिलना, तो भी आपका वो रेवेन्यू कहला। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द मोस्ट important thing is all revenue receipts are credited to the profit and loss account. All revenue expenditure are debited to the profit and loss। अब बात करते हैं कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर।
जैसे कौन सी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, कंसीडर करेंगे कि भाई ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसके लिए कुल मिलाकर 5 अलग अलग चीजें देखें। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, दूसरा रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, तीसरा है पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, क्या पर्पस है, चौथा जो है वो है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, और पांचवा है मटेरियलिटी ऑफ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 5 जो हेड्स है वो तो लिखने ही लिखना है। इसका एक्सप्लेनेशन एज पर द मार्क्स आप लिखेंगे कि अगर मार्क्स जो है वो 4 5 या इस तरह से है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखना है। सिर्फ 1 या 2 मार्क में इससे छोटा सा अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ हेडिंग्स लिखने हैं। तो उस तरह से आप इसके आंसर्स जो है वो तैयार करेंगे। अब हम हर एक पॉइंट को देखते हैं कि क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले फॉर ए ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, एक व्यापारी है जो फर्नीचर का ही लेन देन करता है तो उसको परचेज ऑफ द फर्नीचर वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। बट फॉर एनी अदर ट्रेड, दूसरे कोई भी बिजनेस करने वाले ये परचेज ऑफ फर्नीचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा एंड सॉन इन द बैलेंस शीट एज एसेट्स। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस है। दूसरा, रिकरिंग नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर। If the frequency of an expenditure is quite often and in an accounting year, then it is said to be an expenditure of revenue nature, while non-recurring expenditure is infrequent in nature and do not occur often in year. तो आमतौर पर सैलरी है या तो इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस है जो कि रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के भाग आती है। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, expenses for repairs in machine may be incurred in course of normal maintenance of the assets. मान लो कि आपका कोई मशीनरी है जिसका हमने एएमसी लेके रखा है, हर 3 महीने कोई उसका देखभाल के लिए, that will be the part of the revenue expenditure. However, ऐसा कोई एक्सपेंस जो आप उसके ऊपर करते हो, एक्सपेंडिचर incurred for major repair of the asset so as to increase its productive capacity is capital in nature. एक मशीन था जिसकी एज 5 साल थी, आपने कोई इसका पार्ट चेंज किया और खर्चा किया, अब उसकी लाइफ जो है वो रिमेनिंग 1 साल से बढ़ गई, तो क्या होगा, कुल उनकी एज हो गई 6 साल, हमारे पास 3 साल बाकी था, अब उसके बजाय हम 4 साल के लिए यूज कर पाएंगे। तो ऐसे खर्चे को हम कैपिटल हेड में ले जाएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर माना। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द expenses which helps to generate income or revenue in the current period are revenue in nature and should be matched against the revenue earned in the current period. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखें। एक बात करते हैं इंश्योरेंस की। मान लीजिए कि आपने एक इंश्योरेंस लिया है, उसका आधा प्रीमियम ये फाइनेंशियल ईयर में है, आधा प्रीमियम अगले फाइनेंशियल ईयर में है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है लेकिन 6 महीने के लिए वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बाकी 6 महीने का जो प्रीमियम है वो क्या है, राइट एक्सपेंडिचर। लास्ट, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between the revenue and। मान लो आप कोई 5 करोड़ की मशीनरी किसी ने ली, अब उसमें सिर्फ 5,000 रुपये का खर्चा करके इसमें इम्प्रूवमेंट लाया, लेकिन वो 5,000 आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिनेंगे, उसको आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको, क्योंकि ये मटेरियल नहीं है, 5 करोड़ की मशीन के सामने 5,000 के फर्क। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जुलाई 21 में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था और
आपको इस तरह से इसका जवाब लिखना है, पाँचों 5 हेड लिखने हैं और हर एक के सामने एक-एक एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का की डिफरेंसेस, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो पहला जो मुद्दा है वो है पीरियड ऑफ बेनिफिट। कोई भी एसेट जब आप लेंगे तो आप वो एसेट में से बिजनेस को कुछ ना कुछ बेनिफिट हमेशा मिलता है। फिक्स एसेट लेंगे तो क्या होगा, हम उसमें ऑफिस बना सकते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग बना सकते हैं, या तो फिर आप फर्नीचर वगैरह लेते हो तो इसकी भी यूटिलिटी होती है, कंप्यूटर लेते हो उसकी यूटिलिटी होती है। तो पीरियड ऑफ बेनिफिट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या देखा जाता है, एनी एक्सपेंडिचर incurred to provide a benefit over a long term period is capital expenditure। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म आमतौर पर हम किसे मानेंगे, 1 साल से ज्यादा। Any expenditure incurred to provide a benefit during the current period is a revenue expenditure। जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो यही फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है, तो हम इसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा है एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस। Capital expenditure is incurred for the purpose of increasing the capacity of the business. Alternatively, it also includes an expenditure to reduce the cost of the business। मतलब आप कोई भी चीजों का मेंटेनेंस वगैरह क्यों, ताकि उसमें कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो और आपका बिजनेस का रनिंग एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो। सो दिस टाइप ऑफ द थिंग्स आर incurred for the capital expenditure. But in case of revenue expenditure is incurred to maintain the earning capacity of business। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, सैलरी आप क्यों देते हो एम्प्लॉय, ताकि बिजनेस और फैले और आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ मशीनरी, कार वगैरह वगैरह, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सैलरी होता है, अकाउंटिंग स्टाफ, सारी चीजें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो अगर आपको डिफरेंसेस पूछते हैं तो आपको इस तरह से क्लासिफाई। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और यहाँ पर 8 अलग अलग हमारे पास सामने सिनारियो दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल एक्सपेंस। ओवरऑल एक्सपेंस क्या होता है कि कोई भी बड़ी शिप है या मशीनरी है, उसको साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार पूरी तरह से बंद करके उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उसे ओवरहॉल। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल एक्सपेंस करने से मशीन की लाइफ बढ़ी। सो इट इज नॉट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज money spent to reduce the working expense is revenue expense। यहाँ पर वर्किंग एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए आप जो भी खर्चा करोगे दैट विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ ये क्वेश्चन जो था और दिसंबर 21 में 2 मार्क के लिए पूछा गया। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि आप प्रॉपर्टी लेते हैं और आपने 50 लाख का कोई बिल्डिंग लिया और उसके लिए आपने एडवोकेट को 2 लाख पे किए, या तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह थी, लीगल फीस पेड की, तो सारी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनेगी। तो ये स्टेटमेंट 4 नंबर पे आता है। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी फॉर डिफेंड assured claiming that the farm's factory site belongs to the plaintiff's land is capital expenditure। यहाँ पर एक जो है डिस्प्यूटेड चीज है कि भाई फॉर्म की जो फैक्ट्री है किसी ने और इसके पे दावा किया है कि ये जमीन, उसके लिए आपने लॉयर हायर किया है, तो ये जो खर्चा है वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कहीं हिसाब से बढ़ा और ना ही लैंड की लाइफ वगैरह को कोई असर हो रही, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे, कैपिटल नहीं मानेंगे, ये फॉल्स है।
आज नंबर पे आते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज कैपिटल। वर्न आउट मतलब बिगड़ा हुआ पार्ट, कोई पार्ट अगर बिगड़ जाता है तो मशीन स्टॉप हो। अगर आप उसके ऊपर खर्चा करते हो तो उससे मशीन की यूजफुलनेस जो है वो बढ़ती नहीं है, वो सेम लेवल पे रहेगी जो पहले। सो इट इज अ रेवेन्यू इन नेचर। 6 नंबर पे आते हैं, यह भी दिसंबर 21 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। यहाँ पर आप समझिए कि आपने ओल्ड बिल्डिंग लिया है, उसके रिपेयर और वाइट वॉशिंग से क्या होगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी, उसकी यूजफुलनेस बढ़ेगी। तो ये खर्चा जो होगा वो कैपिटल नेचर का है और इसको कैपिटलाइज कर, ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स। 7 नंबर पे आते हैं, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप देखेंगे कि जून 23 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि लाइसेंस का जो खर्चा होगा वो क्या होगा, इट्स अ कैपिटल, डायरेक्टली वो असर नहीं करता है। कितनी सेल हुई, आपकी टिकट्स हुई, वो रेवेन्यू सैलरी इनकम होती है, उसके ऊपर वो सीधा असर नहीं करेगा। लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है तो आपका बिजनेस बंद हो। 8 नंबर पे आते हैं, amount spent for the construction of the temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। ये बिल्कुल ट्रू है। कोई भी कैपिटल एसेट्स को बनाने के लिए आप जो एंसिलरी एक्सपेंसेस करते हैं, यहाँ पर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है, तो इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये मई 19 में 2 मार्क में पूछा गया। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इसमें भी आपको रीजन के साथ बताना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या नहीं है। पहला जो है वो है, expenses incurred in connection with obtaining a license for starting a factory for ₹10,000। तो ये जो है वो अर्निंग को साथ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये लाइसेंस भी है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बने। दूसरा, ₹1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू ए न्यू साइट। इन्वेंटरी जो है वो हम क्यों लेते हैं, इट इज टू सेल एंड टू अर्न द इनकम, तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो रेवेन्यू इन नेचर होगा। तीसरा, rings and piston of an engine were changed at a cost of ₹5,000 to get the fuel efficiency। यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है, टू गेट द फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कि ये जो खर्चा है वो आपकी मशीन की लाइफ को और यूटिलिटी को बढ़ा। अगर मशीन से ज्यादा आपको इनकम जनरेट होती है तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये 4 नंबर का एकदम स्पेशल है, इसको अच्छी तरह से समझना। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द। आमतौर पर टेलीफोन डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऐसी डिपॉजिट लेते हैं बिजनेस के पास से, इसे यूटिलिटी डिपॉजिट भी कहा जाता है। और उसके ऊपर आपको कोई इनकम ज्यादा कभी रेयर केस में होती है, लगभग नहीं होती है। और ये पैसा ना तो एक्सपेंडिचर है ना तो कैपिटल नेचर का है, या तो इट इज जस्ट एन एडवांस, तो इसे हम एसेट के तौर पे हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, it's neither a capital asset, capital expenditure nor a revenue expenditure। Fifth number, a factory shed was constructed at a cost of ₹1 lakh। The sum of ₹5,000 had been incurred into the construction of temporary huts for storing building material। मतलब कि एक फैक्ट्री 1 लाख के खर्चे से बनाई जा रही है, एक छोटी सी हट बनाई थी जिसमें मटेरियल रखा जाता था, वो 5,000 के खर्चे से जो बनाई थी। तो ये जो एक्सपेंस होगा वो 5,000 का कैपिटल इन नेचर होगा, बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर द क्रिएशन ऑफ द एसेट्स। अब आते हैं
इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर बेस्ट टेक सॉल्यूशन बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। माइंड वेल, उनका काम ही है बाय एंड सेल ऑफ द कंप्यूटर। अगर कोई अदर बिजनेस वाला होगा तो उसके लिए कंप्यूटर कैपिटल एसेट बनेगी, लेकिन यहाँ पर इनके लिए क्या बनेगा? रेवेन्यू। और कंप्यूटर का स्टॉक क्या बनेगा? इन्वेंटरी। इट परचेज 20 computers for resale to its customer. Cost of each computer is 20%। मतलब कि कुल मिलाकर उन्होंने 20,000 का एक ऐसा 20 कंप्यूटर लिया है, तो 4 लाख रुपया जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका बन। It also purchased a computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting period record and printing of the invoices। तो ये जो 24,000 वाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए बनाया गया है? लिया गया है, इट इज फॉर द अकाउंट। सजेस्ट वेदर अबाउट ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो कंप्यूटर्स है 4 लाख रुपए का लिया है, इट इज अ पार्ट ऑफ रूटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी, so it is the revenue expenditure, while computer purchase for maintaining the records and invoicing is to be able to operate the business for a longer period। मतलब जो कंप्यूटर लिया है वो 3-4 साल तक उसकी यूटिलिटी रहेगी। सो देयरफॉर द परचेज ऑफ 24,000 क्वालिफाइज एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ द एसेट्स इन द, ये बैलेंस शीट की एसेट भी बनेगी और साथ में हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा। आगे हम समझेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है और किस तरह से प्रॉफिट के ऊपर असर करता है। अब आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर। Receipts which are obtained in the course of the normal business activity are revenue receipts। तो ये हम पहले ही स्टडी इसको समझ चुके हैं। On the other hand, receipts which are not revenue in the nature are capital receipts। Revenue and capital receipts are recognized on accrual basis as soon as the right of the receipt is established। तो यहाँ पर accrual basis का यूज होता है, so it is always keep in mind it is not on a cash basis but mercantile basis। Revenue receipts should not be equated with the actual cash receipt। Revenue receipts are credited to cost account। कैपिटल एसेट जो होता है आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल एसेट को हम कहाँ पर ले जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन a fixed asset is sold for rupees 92,000, उनकी जो बैलेंस शीट में कॉस्ट थी वो 90,000 है। द कैपिटल रिसिप्ट इज 92,000, इट इज नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उसका बाइफर्केशन होगा। क्या बाइफर्केशन होगा? सेल प्रोसीड आई है, मतलब कैश अकाउंट में इसका हम प्रोसीड ले जाएंगे 92,000 का। 90,000 जो कॉस्ट है फिक्स एसेट में, उसको हम कैपिटल एसेट के सामने क्रेडिट करेंगे, और 2,000 रुपया जो हमें सरप्लस मिला है दैट ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल रिसिप्ट जब आती है उसमें अगर पोर्शन है प्रॉफिट का तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। मान लो इसमें थोड़ा सा अलग सिनारियो है, 90,000 की कॉस्ट थी 80,000 रुपये में, तो क्या होगा? एसेट्स को तो हमें वाइप ऑफ करना ही पड़ेगा बैलेंस शीट में से, तो हम 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे, और जो एसेट्स है उसको हम अपने बैलेंस शीट में से। चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 के ऊपर। देखते हैं इलस्ट्रेशन 4 जो है वो state with reason whether the below items relating to the business of AB Limited are capital or revenue receipts। हर एक आइटम की एंट्री अलग अलग है, तो हमें अगले वाला का सोचना नहीं है। इट इज इंडिविजुअल एंट्रीज। A machine with a book value of rupees 10 lakh is sold for 12 lakhs। तो अभी हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में सेम है, यहाँ पर 12 लाख रुपए जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, उसमें से 2 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट है और बाकी का 10
वो फिक्स एसेट के सामने क्रेडिट। दूसरा, प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1,00,000 रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ द शेयर्स। तो ये जो है शेयर इश्यू किया है तो इट इज अ कैपिटल इन नेचर, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। तीसरा जो है, इन अमाउंट ऑफ 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स सोल्ड इन कैश। तो जो हमारा ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसमें ये सोल्ड हुआ है तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। एक और है, an amount of ₹5,00,000 received on the maturity of fixed deposit from bank. Also an interest of ₹40,000 was received in addition to the maturity amount of the fixed deposit. तो हम बैंक से कुल मिलाकर 5,40,000 रुपए मिले, लेकिन 5 लाख रुपए जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, जबकि 40,000 जो है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। इस तरह से इलिस्ट्रेशन 5 को देखते हैं। Good Picture Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2022. So, Good Pictures Limited एक सिनेमा हाउस को पहला जो खर्चा है, सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ ₹9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost 1,000. The furniture was installed by own workman, wages for its being 200. तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो खर्चा हुआ है वो 9,000 है। 1,000 रुपीज जो है वो एक्सपेंस हुआ है और 200 रुपया जो है वो वेजेस दिए गए हैं वर्कमैन को। तो कुल मिलाकर 10,200 रुपया जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बने। यहाँ पर ऑन वर्कमैन है तो भी आप इसका अंदाजन एक्सपेंस लेके कैपिटलाइज कर सकते हो। सो इट इज टोटली 10,200 रुपीज। दूसरा, expense in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined ₹1 for contravening the rules. तो पहली बात तो यह है कि 20,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो फाइन हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट वॉज नॉट रिलेटेड विथ एनी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट डायरेक्टली, उसमें फाइन हुआ है वो ब्रीच के कारण। रेवेन्यू फी ₹2,000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। यहाँ पर ये जो रेवेन्यू फी है, रिन्यूएबल फी है, तो वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन वो इस साल का नहीं। इट इज ट्रीटेड एज ए एसेट विच इज प्रीपेड फॉर द ईयर। अब आते हैं 3 नंबर पर। फायर इंश्योरेंस वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 21 फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए दिया गया है। 1 अक्टूबर से लेके ये कहाँ तक चलेगा? 30 सितंबर 22, मतलब 6 महीना। 500 रुपीज इस साल में है, 500 रुपीज अगले साल के। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए 500 rupees will be the current year expenditure and the remaining 500 rupees will be treated as a prepaid expenditure. इस हिसाब से आपको इसमें अकाउंटिंग करना है। Temporary huts were constructed costing ₹1,200. They were necessary for construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. ये एसेट कैपिटलाइज होगा क्योंकि ये सिनेमा को बनाने के लिए था। हालांकि इसको आपने डिमोलिश कर दिया, फिर भी उसका नेचर जो क्या रहेगा, दैट विल बी द कैपिटल इनटू द नेचर। अब आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पर। स्टेट विद रीजन हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। इसमें से जो पहला पूछा गया है वो नवंबर 18 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। Overhauling expenses of ₹20,000, 25,000 for engine of a motor car to get better fuel efficiency। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं और ये फॉर गेट जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, उसके कारण आप इसको कैपिटल नेचर का मानेंगे एंड इट इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपका मोटर कार का जो एक अकाउंट होगा सेट्स के अंदर, उसमें कुछ ना कुछ राशि पड़ी होगी, उसी में आप फर्दर डेबिट करेंगे और इसको कैपिटलाइजेशन करेंगे।
Inauguration expenses of rupees 25 lakhs incurred on the opening of the new manufacturing unit इन एन एक्जिस्टिंग बिजनेस। आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों में जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो इनोग्रेशन वगैरह बहुत ही भव्य तौर पर होता है और उसमें खर्चा जो करते हैं वो रेवेन्यू नेचर का होता है। इनोग्रेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ द न्यू यूनिट्स हेल्प टू एक्सप्लोर मोर कस्टमर, वो ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। दिस एक्सपेंडिचर इज द नेचर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as the expenditure may not generate any enduring benefit, बहुत सालों तक इसका फायदा होता रहेगा ऐसा कुछ होता, उस पीरियड के दौरान थोड़े कस्टमर आपको और मिलेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगी, तो ये जो खर्चा है वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंपनसेशन ऑफ रुपीज 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझना है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। जो लोगों ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है उसको एक साथ बड़ी राशि पे, तो अगर इतना खर्चा आप डालते हो, कोई भी अगर बिजनेस छोटा है तो क्या होगा, वो बिजनेस लॉस मेकिंग। इसीलिए इनकम टैक्स और हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसा प्रावधान किया है कि अगर इस प्रकार के लंबे अरसे के कोई खर्चे जो है वो आपने हुए हैं तो आप इसको डिफर कर सकते हो। The amount paid to the workers on voluntary retirement is the nature of the revenue. Nature तो revenue ही रहेगा. Since the magnitude of the amount of expenditure is very significant, it may be better to defer it over future years. कि भाई मान लो कि 2.5 करोड़ का खर्चा है, आप अगले 5 साल तक हर साल 50-50 हजार तक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर आप इसको अकाउंटिंग कर सकते हैं। यस, एक और इलस्ट्रेशन है, हमें क्लासिफिकेशन करना है। पहला जो है 10,000 स्पेंट एज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ द कैपिटल। माइंड वेल, पर्पस क्या है, कैपिटल एसेट का परचेस करने की, तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर कोई डायरेक्टर ट्रिप करता है अब्रॉड फॉर बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस या टू पार्टिसिपेट इनटू द एनी बिजनेस मीट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे जो है वो रेवेन्यू के नेचर का है, तो रेवेन्यू रिसीव्ड। अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट, तो ये आम जाहिर तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें आपके नॉर्मल ट्रेडिंग को कोई इफेक्ट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ए मशीनरी डैमेज, मशीनरी इटसेल्फ ए कैपिटल एसेट्स, तो वो अगर डिस्ट्रॉय होती है और आपको जो रिसिप्ट होती है का नेचर क्या बनेगा, कैपिटल रिसिप्ट का। मान लो आपकी इन्वेंट्री डैमेज हुई है बाय वे ऑफ फायर, तो वहां पर आपको जो क्लेम मिलेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एसेट। यस, एक और इलस्ट्रेशन है, देखते हैं इसमें। आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर? नवंबर 19 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। मेसर्स एबीसी एंड कंपनी रन a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was 20,000. तो यहाँ आप देखेंगे कि नंबर ऑफ केबिन अगर बढ़ती है तो आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। So it is a capital expenditure in the nature. Second one, Mrs. New Delhi Finance Company sold certain goods on installment. तो कैसे सेल किया है, इंस्टॉलमेंट बेस, मतलब अपने गुड्स दे दिए और वो व्यक्ति सामने हर महीने का हर 3 महीने आपको रिपेमेंट करता है। 5 customers did not pay installment, 5 लोगों ने पैसे वापस नहीं। To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of the legal expense. कुछ वकील के पास नोटिस वगैरह दिलवाए होंगे उन लोगों को जिन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो ये जो खर्चा होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Mrs. Baldev and Company Delhi purchased a machinery from Mrs. Sai and Company Ahmedabad. Mrs. Baldev and Company spent 40,000 for transportation of such machinery.
द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा और उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, एक और जो इन्फॉर्म्स the nature of business is not an important criteria in separating an expenditure between। तो ये फॉल्स है क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस पहले देखा जाता है, जैसा फर्नीचर वाले काम में उतारा था। अभी फर्नीचर वाला खुद है तो उसके लिए फर्नीचर क्या रहेगा, रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जबकि दूसरे लोगों के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। सेकंड थिंग, expenditure incurred for major repair of the asset so as to increase its productive capacity is revenue in nature। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है तो रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा, amount spent as lawyer's fee to defend a suit claiming that the farm's factory site belongs to the plaintiff's land is a capital expense। तो यह ऑलरेडी हम देख चुके हैं पिछले एग्जांपल्स में, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द वन आउट पार्ट, ये जनवरी 22 में पूछा गया था, 2 मार्च ये। तो वन आउट पार्ट है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो ये फॉल्स है। लीगल फी टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वंस अगेन दिस इज अ करेक्ट, क्योंकि जो आप प्रॉपर्टी लेते हो वो कैपिटल एसेट्स होती है, तो इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पररी हट्स, ऑलरेडी ये हम देख चुके हैं, तो ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Insurance claim received on account of the plant and machinery completely damaged by fire is a capital asset। ये सही है, नवंबर 20 में 2 मार्च पूछा गया। Subsidy received from the government for working capital by a manufacturing concern is a revenue asset। तो यहाँ पर एक दो चीजें जो नई आई है हमारे स्टडी के लिए। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे बिजनेस रन होता है उसके लिए जो फंड यूज होता है उसको वर्किंग। आपको स्टॉक परचेस करने के लिए आपने अगर बैंक से लोन लिया तो वो वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए बैंक के पास से लोन लिया तो वो जो फंड आपका आता है दैट इज फॉर द फिक्स एसेट, सो इट इज नॉट अ वर्किंग कैपिटल बट इट इज टर्म लोन। सो यहाँ पर ये जो अमाउंट आई है वो वर्किंग कैपिटल के लिए आई है। अब सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट जो फंड देती है कंपनीज वगैरह को बिजनेस रन करने के लिए या तो इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे सब्सिडी कहते हैं। तो ये सब्सिडी जो होती है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द रिसिप्ट, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ये ट्रू है। तो इसके साथ हमारा ये यूनिट यहाँ पर पूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। मिलते हैं यूनिट 4 के अंदर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर हम स्टार्ट करने यूनिट 4। ये जो यूनिट है इट टॉक्स अबाउट द कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एसेट्स एंड लायबिलिटी को दोबारा याद करते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय बिजनेस और एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लीजिए कोई कंपनी है, फिर से एक बार रिलायंस का एग्जांपल देते हैं। तो रिलायंस ट्रेंड्स जो है उन्होंने अपने अपरेल्स यानी कि कपड़े के बिजनेस के लिए कुछ स्टोर खरीद के रखा है मॉल के अंदर, तो दैट विल एसेट विल बी द पार्ट ऑफ द कैपिटल एसेट्स, उसे वो एसेट कहेंगे हम। इट इज एनीथिंग टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? कॉपीराइट्स होती है वगैरह होते हैं जो आपको राइट्स देते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं। that can be used to produce positive economic value। Assets represents value of the ownership that can be converted into cash, although cash itself is also considered as an। तो कैश जो है वो खुद एक एसेट है
कोई भी एसेट का सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उसको आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उसको अगर मान लीजिए कि रिलायंस ने एक अपना लिया है तो उसका सेल करेगा तो उसका पैसा उसको मिलेगा, दैट विल बी इन कैश। उन्होंने जो भी गारमेंट्स का स्टॉक लेके रखा है वो जब सेल करेंगे, गारमेंट्स आर द करंट एसेट्स एंड इट इज पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। सो जब भी सेल करेंगे तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। साथ में आप समझते हैं लायबिलिटी क्या है। Liability is defined as the present financial obligation of an enterprise which arises from the past events. Liability को समझते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है, उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया, कि भाई परचेज किया रॉ मटेरियल, रिलायंस ट्रेंड्स की बात कर, उन्होंने गारमेंट्स परचेज किया 1 करोड़ रुपए का, और अभी उसका पेमेंट नहीं किया है, तो उनका जो एक्शन है उसके कारण उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ है कि उनको 1 करोड़ रुपया सप्लायर को देना है। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। मान लीजिए कि उन्होंने खुद का मॉल नहीं खरीदा है, एक बड़ा सा एरिया जो है मॉल का वो भाड़े पे लिया है, तो रेंट विल बी देयर, लायबिलिटी टिल नॉट पेड। जब तक वो रेंट पे नहीं करते हैं वो उनकी लायबिलिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज कंटीजेंट। कंटीजेंट मीन्स which is not certain at present. It can be an asset or a liability, but not at present. It is uncertain. तो उसे हम contingent. On the other hand, in case of the contingent liability, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. मैं आपको एक बैंक गारंटी का कंटीजेंट लायबिलिटी को समझ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको एक्सपोर्ट करना है। अब वो अपना गुड्स एक्सपोर्ट करे, लेकिन सामने वाली व्यक्ति जो है तो उनका सप्लायर वगैरह है, बोलता है कि आपका पेमेंट आएगा या नहीं, आप मुझे बैंक में से गारंटी ला। आमतौर पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बैंक गारंटी शब्द यूज कर रहा हूँ। तो बैंक गारंटी अगर वो देते हैं बैंक, तो बैंक क्या गारंटी देगी कि अगर ये व्यक्ति ने सप्लाई नहीं किया जो भी आप चाहते हैं, तो बैंक विल पे अमाउंट फिक्स्ड। मान लीजिए कि बैंक ये बोलती है कि हमें 1 करोड़ पे करें। जब भी वो व्यक्ति सामने वाला सप्लायर अगर उसको गुड्स नहीं मिला है वो क्लेम करेगा, तो बैंक क्या करेगा, 1 करोड़ रुपया उसे वापस करेगा। अब यहाँ पर बैंक की लायबिलिटी क्या है? इट इज अ सर्टेन, नो, ये तय है कि जो सेलर है वो माल बेचेगा ही नहीं, नो, सो इट इज अनसर्टेन। बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन जरूर है लेकिन वो सर्टेन नहीं है, तो इसे हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। तो ऐसी कोई गारंटी हो तो बैंक इसका अकाउंटिंग अपने बुक्स में नहीं करता, उसको एक जो अकाउंट्स होते हैं उसकी फुट नोट में इसको मेंशन करता है कि हमारी जो कंटीजेंट लायबिलिटी है फॉर द गारंटी इश्यूड वो इतने करोड़ की है, या तो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इश्यू की है तो इतने करोड़ के है। सो contingent liability, either outflow of the resources to settle the obligation is not probable, हो सकता है कि वो पैसा मांगे ही नहीं, कि कोई डिफॉल्ट नहीं, or the amount expected to be paid or settle the liability cannot be measured, ये तय नहीं है कि कितना रुपया देना है। अब कंटीजेंट एसेट, कंटीजेंट एसेट क्या होगा? A contingent asset may be defined as a possible asset that arises from the past events and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि आपको 10 करोड़ रुपया अगले साल मिलेगा, कोई गारंटी है कि मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है, लीगल डिस्प्यूट होता है। मान लो दो कंपनियों के बीच लीगल डिस्प्यूट है, एक कंपनी को ऐसा लगता है कि ये डिस्प्यूट सेटल होगा तो हमें 5 करोड़ मिलेगा, लेकिन अब तक सर्टेन नहीं, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो वो कंटीजेंट एसेट जो आने वाला है उसको रिसीवेबल मान के उसका
नहीं कर। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्रूडेंस का, वो भी ये कहता है कि जब तक सर्टेनिटी नहीं है आपको कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज। तो ये चार चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटीजेंट एसेट्स क्या है। अब कंटीजेंट एसेट्स के बारे में थोड़ा सा और चार पॉइंट्स देखते हैं। A contingent asset may be defined as a possible asset that arise from the past event. Past event में से arise हो सकता है, जैसा हमने बात कहा dispute का, and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of the one or more uncertain future events. फ्यूचर में कुछ इवेंट्स के आधार पर ही ये पता चलेगा कि ये सेट में से हमें कुछ मिलेगा या नहीं। दूसरी बड़ी बात क्या है, नॉट वॉली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज के हाथ में नहीं हो। मान लीजिए कि कोई कोर्ट डिस्प्यूट है तो पार्टीज के हाथ में उसका जजमेंट नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। An example, a claim that an enterprise is pursuing through a legal process where the outcome is uncertain is a contingent. As per the concept of the prudence as well as the present accounting standards, an enterprise should not recognize a contingent asset. अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं करना था तो इतना सारा हमको क्यों पढ़ाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें देखना है जब ऑडिटिंग करते हैं तो कि कंपनियां ने गलत तरीके से कोई कंटीजेंट एसेट बताकर अपनी इनकम बढ़ा तो नहीं दी है। इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ऑडिटिंग में भी आपको अच्छी तरह से समझ में। When the realization of the income is virtually certain, then the related asset no longer remains as contingent. अगर सर्टेनिटी है कि नहीं, क्लेम पास हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपको दे देंगे पैसा, आपका क्लेम पास हो चुका है, क्लेम आने में 2-3 महीने लगेंगे, तो आपको उसको रेवेन्यू या कैपिटल रिसिप्ट के तौर पर आप उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो फिर वो कंटीजेंट नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, एक्सचेबल। A contingent asset need not be disclosed in the financial statement. आपको पता है कि ये पैसा आने वाला है या नहीं आने वाला है वगैरह, तो भी आपको एसेट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं दिखानी नहीं। A contingent asset is usually disclosed in the report of the approving authority, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी है या तो इन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स रिपोर्ट है, इसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। The term contingent liability can be defined as a possible obligation. Obligation मतलब हमें पैसा देना है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, that is an obligation. Possible obligation that arises from the past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of the one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, भविष्य में होने वाली घटना। ये घटना घटी जाएगी या नहीं घटी जाएगी, वो एंटरप्राइज यानी कि कंपनी के हाथ में नहीं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन क्या है? एन ऑब्लिगेशन इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन इफ बेस्ड ऑन द एविडेंस अवेलेबल इट्स एग्जिस्टेंस एट द बैलेंस शीट डेट इज कंसीडर्ड नॉट प्रोबेबल। मतलब अगर प्रोबेबल हो जाता तो आपको इसका प्रोविजन करना है, प्रोबेबल नहीं है इसलिए आपको इसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन मानना। प्रोविजन क्या है वो भी हम आगे देखें। The present obligation that arise from the past event but is not recognized because कभी कभी ऐसा होगा कि आप इसको recognize नहीं करेंगे, क्यों? It is not probable that an outflow of the resources embodying the economic benefit will be required to settle the obligation. मतलब हो सकता है कि हमारा कोई पैसा जो है वो देने की जरूरत ना पड़े। दूसरा, जब जो राशि पेमेंट करनी है उसको
आप रिलायबल मेजर्स पर एस्टिमेट नहीं कर पाते हो तो उसको आपको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना। An enterprise should not recognize a contingent liability in the balance sheet. However, it is required to be disclosed in the notes to accounts unless possibility of the outflow of a resource embodying economic benefit is removed. अगर जहां पर भी दिखाना है दैट्स आर कॉल्ड द नोट्स टू द अकाउंट्स, उसमें हम इसको मेंशन करें। वंस अगेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा देखते हैं कि भाई कंटीजेंट लायबिलिटी और लायबिलिटी में फर्क क्या है। The distinction between a liability and contingent liability is generally based on the judgment of the management. मतलब मैनेजमेंट ये तय करेगा कि ये contingent liability है या actual liability. A liability is defined as the present financial obligation of an enterprise which arises from the past events. The settlement of a liability results in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits. मतलब ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है और ये पास्ट इवेंट के कारण उत्पन्न हुआ है। On the other hand, in case of contingent liability, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot measure with sufficient reliability. मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी की अमाउंट क्या होगी वो आपको पता ही नहीं है, तो आप इसको कोई अकाउंटिंग फॉर नहीं कर। Example of contingent liability are claim against the enterprise not acknowledged as debts, guarantee given in respect of third parties, liability in respect of the bill discounted, and statutory liability of the dispute. ये सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन है, उसको आगे जाकर हम विस्तार में समझेंगे। बैंक गारंटी क्या है, क्लेम है और नॉट एक्नॉलेज एज डेट, किसी ने कंपनी पर दावा कर दिया 5 करोड़ रुपए के नुकसान का, कंपनी ने स्वीकार नहीं किया है, इट इज अ क्लेम अगेंस्ट द बैंक बट नॉट एक्नॉलेज एज द। अब एक और नया शब्द आता है प्रोविजन। प्रोविजन क्या है, पहले मैं आपको लेमन की भाषा में समझाता हूँ कि भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हर 2 महीने आता है, कन्फर्म है हर 2 महीने आएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, मुझे 2 महीने में बिल दे। लास्ट बिल मेरा आया था वो फरवरी का है। मुझे ये भी पता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो हर महीने 5,000। अब 31 मार्च को क्या होगा, मैंने कहाँ तक का बिल पे किया, फरवरी तक का, मतलब कि 1 महीने का जो मेरा बिल है वो अभी पे नहीं हुआ है। तो मैं अपने प्रॉफिट को सही रखने के लिए क्या करूँगा, 5,000 रुपीज मेरे पेएबल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को है, डिसाइड प्रोविजन करूँ। ये प्रोविजन क्या होगा, मेरी ऑब्लिगेशन यानी कि लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। और ये 5,000 रुपये में कहाँ से लाऊंगा, नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके, तो मेरा प्रॉफिट उतनी अमाउंट से कम होगा, मतलब कि एक्चुअल फिगर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है। प्रोविजन जो है वो इस तरह से किया जाता है कि भाई आपको जो पैसा नहीं मिलने वाला है, मान लो आपने क्रेडिट पे 5 करोड़ रुपए क्रेडिट देके माल बेचा है, लेकिन आपको लगता है कि आपको 4 करोड़ 90 लाख ही वापस मिलेगी, तो आप एक प्रोविजन करेंगे 10 लाख रुपीज का, दैट इज फॉर द डाउटफुल डेट्स। सो दिस आर द प्रोविजन। अब प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी में बहुत सिमिलरिटी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो उसमें डिस्टिंक्शन को हमें ध्यान में रख के ये देखना है कि कस्टमर ने, या तो हम अकाउंटिंग खुद करते हैं तो हमें कहीं दोनों को मिक्स नहीं कर देना। प्रोविजन क्या है, provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of the estimation. मैं लाइट बिल का एक एस्टिमेशन लगाया है कि हर महीने मेरा 5,000 का बिल होता है, तो मैं 5,000 का प्रोविजन करता हूँ, लेकिन हो सकता है मार्च का महीना था 6,000 भी बिल आ जाए, सो इट इज एन एस्टिमेट ओनली। Contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize. Contingent liability में क्या है, हो सकता है कि आपका कोई खर्चा ना हो,
या हो. It depends on the occurrence of some other events or provision meets the recognition criteria. प्रोविजन जो होता है जहां पर भी हो हमें प्रोविजन करना है ताकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो, मान लो कि कोई आपका एम्प्लॉय है उसको आपने सैलरी नहीं दिया है तो आपको ये प्रोविजन करना पड़ेगा सैलरी पेएबल, तो उतना प्रॉफिट में से अमाउंट आपको लेस करके आपकी लायबिलिटी में ले जाए. A contingent liability fails to meet the same. Contingent liability recognition criteria को मीट नहीं करता है. Recognition criteria क्या है कि amount should be certain and possible outflow should be there. Provision is recognized when दो कंडीशन है. एक तो enterprise has a present obligation arising from the past event. An outflow of resources embodying economic and benefit is probable. दूसरा, reliable estimates can be made of the amount. हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में एस्टिमेट हम लगाएंगे, कहीं पर हम फिक्स होते हैं कि भाई चलो सैलरी है तो उतनी ही देनी है. इंसेंटिव देना है तो वो फिक्स नहीं होगा कि कस्टमर हमारा जो एम्प्लॉइज है वो टारगेट्स वगैरह अचीव कर पाएंगे कि नहीं. तो इस सारी चीजों के लिए प्रोविजन बनता है. तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और दूसरा रिलायबल एस्टिमेट. Contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligations will require outflow of economic benefit or the amount cannot be reliably estimated. मतलब ये दोनों में से कोई भी शर्त आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या एस्टिमेशन पूरी नहीं होती है तो कंटीजेंट लायबिलिटी मानी जाती है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. प्रोविजन के अंदर, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it recognizes a provision in the balance sheet. तो बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी की साइड रिफ्लेक्ट होगा. If the management estimates that it is less likely that the economic benefit will outflow the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as a contingent liability. किसी का क्लेम आया कि भाई आपने वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, एंटिटी को भी लगता है कि ये नुकसान हमें भरपाई करना पड़ेगा लेकिन कितना वो तय नहीं है, तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी में स्वीकार किया जाता है. फुट नोट या तो नोट्स टू अकाउंट्स. यस फ्रेंड्स, ये छोटा सा चैप्टर है और ये ट्रू एंड फॉल्स है, वो देखते हैं. Contingent liability need not be disclosed in the financial statement. तो ये जो चीज है वो फॉल्स है. फॉल्स क्यों है? क्योंकि नोट्स टू अकाउंट में हम इसको रिवील करते हैं. सो कंटीजेंट लायबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द अकाउंट. सेकंड वन, a provision fails to meet the recognition criteria. तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में दो चीजें हमने देखी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड एक एस्टिमेशन. प्रोविजन जो है वो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्रोविजन दोनों क्राइटेरिया को मीट करता है और उसी वजह से वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं. थर्ड वन, a claim that an enterprise is pursuing through legal process where the outcome is uncertain is a contingent liability. तो ये फॉल्स है क्योंकि क्लेम जो है उसका आउटकम अनसर्टेन है, तो जब तक हम खुद स्वीकार नहीं करते ये कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं होती. इट इज अ क्लेम फॉर विच द डेट इज नॉट attached. Fourth one, when it is probable that the firm will need to pay off the obligation, this gives rise to the contingent liability. The fourth one, when it is probable that the firm will need to pay off the obligation, तो ये क्या बन जाएगा? प्रोविजन करना पड़ेगा. दिस गिव राइज टू अ कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये प्रोविजन बन जाएगा. फिफ्थ वन, present financial obligation of an enterprise which arises from the past event is termed as a contingent liability. तो यहां पर ये फॉल्स है
क्योंकि ये पूरा सेंटेंस में कंटीजेंट शब्द ज्यादा है, अदरवाइज ये ट्रू हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज व्हिच अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट इज टर्म्ड एज लायबिलिटी। तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट जो है, जैसे एक एक वर्ड को बीच में छोड़कर हमें प्रश्न पूछता है, तो हमें बहुत ही सावधान रह के एग्जाम में आंसर लिखने हैं। 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन द यूनिट चैप्टर 1 का ये 4th यूनिट था, बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पर हम इसको विराम करते हैं और मिलते हैं यूनिट 5। थैंक यू वेरी मच।